वो इसे समझा रही। चीज़ों से खुशी कब मिलती है उम्मी? वो बिल करने लगी। बात चीज़ों की नहीं, इज्जत की है। अदन के घर वाले तुम्हें इज्जत और एहतराम से ले जाना चाहते हैं। हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए सबसे अहम बात इज्जत ही होती है, और यही बात मैं तुम्हें समझाता चाहती हूँ। खुदा के लिए रताबा, तुम हमारी इज्जत से ना खेलना। इस बार आंसू ने उनकी आंखों की सरहद पार की थी। रताबा जो जज्बात के जेर असर उनसे उलझ रही थी, पेकर उनके सीने से जा लगी। एहतजाज करना और बात, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप की इज्जत को रोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्या हो रहा है ये? दरख्त पर चली रताए अपनी पुश्त पर है सुनाई देने वाली आवाज पर चौंक कर पलटी थी। तुम गुज़नफर के बच्चे, इतनी जोर से डरा दिया। अगर मैं दरख्त से गिर जाती तो सामने गुज़नफर को खड़े देखकर उसकी जान में जान आई। हाथ बढ़ाकर एक कैरी और ये लो पकड़ो। दोपट्टे के प्लो में जमा की गई किरियां एक एक करके उछालते इसने पहले अपना प्लो खाली किया और फिर खुद भी छलांग मारकर नीचे उतर आई। तुम्हें चीन से बैठना नहीं आता? जब देखो तब इस दरख्त से लटकी होती हो। गुज़नफर ने किरियां वापस इसके प्लो में डालते हुए इसे डिपटा। मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी पीछे से आकर मुझे डराने की? अगर मैं गिर जाती और मेरी कोई हड्डी वुडी टूट जाती तो? इसने खफगी से इसे देखा। मुझे मालूम है तुम नहीं गिर सकती। बचपन से तुम्हें हमारे पेड़ पर से किरियां चुराने की प्रैक्टिस है। इतने एक्सपर्ट चूर को मेरी जरा सी ललकार से भला क्या फर्क पड़ सकता है? वो इसे चिढ़ाने को बोला, लेकिन वो बना कोई असर लिए मजे से बोली। किरियां चुराना मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। अगर तुम लोग हमसायों के हुकूक का ख्याल करते खुद ही रोजाना चंद किरियन हमारी तरफ भिजवा दिया करो तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? लेकिन तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो लगता है हमसायों के हुकूक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बल्कि मेरा ख्याल है इस्लामियात की किताब में से जब तुम्हारा टीचर हमसायों के हुकूक वाला चैप्टर पढ़ाते होंगे तो तुम कानों में रोई ठूंस कर क्लास में बैठते होगे। हमने हमसायों के हुकूक नहीं पढ़े, कम अज कम तुम ही चोरी की दियत पर कुछ पढ़ लेती। गजब खुदा का, इतनी किरियन चराती हो कि आम पकने से पहले पहले ही हमारा पीर गंजा हो जाता है। जवाबन इसने मुबालगा आराई की हद कर दी। अरे वाह, कहाँ की चोरी, मेरे खून पसीने की कमाई है ये किरियां। रताबा ने नाक चढ़ाकर उसका इल्जाम रद्द किया। पूछा वो कैसे? इसने लहजे में हैरत पैदा की। इतनी भरी दोपहर में अपनी दीवार पर चढ़कर तुम्हारे पेट पर चढ़ने और किरियां तोड़ने में ढेरों पसीना आ जाता है। इस पर से तुमने आकर डराया तो बौखला कर पलटने में मेरी कोहनी उछल गई। देख लो, अभी तक खून निकल रहा है। इसने अपना बाजू सामने किया। छली हुई कोहनी पर खून के नन्हे नन्हे चंद कतरे दिखाई दे रहे थे। गाड, तुमसे अहमक लड़की नहीं देखी मैंने। अंदर चुल्लू डेटोल से चोट साफ करके कोई मरहम लगाता हूं। इसके ना करने के बावजूद वो इसका हाथ पकड़कर घिसकते हुए अंदर ले गया था। आइंदा तुम्हें ऐसी अहमकाना हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी किरियां चाहिए हो मुझसे कह दिया करो, मैं खुद तोड़ कर दे दूंगा। वो खफा खफा सा इसे डांट रहा था। गुज़नफर, उठ गए बेटा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक के साथ सुनाई देती अम्मा की आवाज ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। इसने एक गहरी सांस भरते हुए खिड़की से बाहर नजर डाली। अब ना वहां कोई से आंगन था ना आम का पेड़। गुज़नफर, दरवाजा खोल बेटा, दोपहर होने को आई है, तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अम्मा की आवाज में वाज़े परेशानी थी। इसने खुद को कंपोज संभालते हुए आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला। तेरे वापस आने का फायदा, तेरे यहां रहते हुए भी मैं तेरी सूरत देखने को तरस रही हूं। मां की आंखों में ढेरों आंसू थे। सफर की थकन थी अम्मा, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। वजाहत देते इसके लहजे में बिला की थकन थी। अम्मा उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर नजर चरा गई। अच्छा चल, अब नहा धोकर बाहर आ जा। नाश्ते का वक्त तो तूने निकाल दिया, मैं खाना लगवा रही हूं। तेरे अब्बा और एहसन भी तेरी वजह से आज कहीं नहीं गए। बैठकर उनके साथ खाना खा लेता। एहसन बेचारा तो अभी तक तुझसे मिला भी नहीं। उन्होंने इसे प्यार से चमकारा तो वो फर्माबरदारी से सूटकेस में से अपने कपड़े निकालने लगा। तो जाकर नहा, मैं अभी समरा से तेरे कपड़े इस्त्री करवाती हूँ। बाकी कपड़े वो शाम में इस्त्री करके तेरी अलमारी में टांग देगी। अम्मा के कहने पर वो सर हिलाता नहाने चला गया। आपने मुझे अपने दीदार के लिए तरसा दिया भाई। कल से आस लगाए बैठा हूं और आप हैम के 18-19 घंटे से लगातार सो रहे हैं। सच बताएं, क्या वहां दुबई में 5 साल जाग कर गुजारे हैं?
वो स्त्री शदा सूट पहनकर डाइनिंग रूम में पहुंचा तो एहसन उसके गिले लगकर शिकवे करने लगा। अब तुम लोग बातें ही किए जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे भी। अम्मा के टोकने पर वो दोनों भाई कुर्सियों पर बैठे। मैंने अपने हाथ से चानस राइस बनाए हैं, अब खाएंगे तो मुझे दाद देंगे। समरा ने इसके आगे डिश रखते फखर से बताया। एक तो सर्दियों में सब्जियों की बहुतात हमारी बहन को पागल कर देती है, कभी चाइनीज राइस तो कभी सब्जियों की बुरियाई और कबाब, हर डिश में सब्जियां ही सब्जियां दिखाई देती हैं। एहसन जिसे सब्जियां सख्त नापसंद थीं चढ़कर बोला, कौन से लौकी बैगन पक्का लिए मैंने। इतनी अच्छी डिश है लेकिन आपको तो सिर्फ सब्जी नजर आती है, इसमें जो अंडे और चिकन डाली है इसकी कोई वैल्यू। समरा ने मुंह फैलाकर एहसन को जवाब दिया, ओहो खत्म करो ये झगड़ा, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अब्बा ने उन्हें टोका। अब कहीं अब्बा, मैं सुन रहा हूं। प्लेट में निकाले चंद लुकमे चावलों को नीचे से उधर उधर करते वो बोला था, कोई खास बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम खा पी कर फारिग हो जाओ तो फिर स्टोर तक चलते हैं, तुम वहां का जायजा ले लेते, जो कमी बेशी लगे इसे देख करता देना। आखिर को अब तुम्हें ही वहां के मामलात देखने हैं। एहसन तो पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी लाइन का ही कोई काम करेगा, मैंने क्या करना है जायजा लेकर। आप हैं ना सब कुछ देखने वाले, वैसे भी मैं तो छठी के चंद दिन गुजार कर वापस दुबई चला जाऊंगा। इसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। ये तो क्या कह रहे हो गुज़नफर, तो पिछले 5 साल से इसीलिए छठी नहीं आया कि एक ही बार आऊंगा, अब आ गया है तो फिर वापस जाने की क्या जरूरत पड़ी है। हमने तो इसी ख्याल से एक एक पैसा संभाल कर खर्च किया कि मुझे लंबा अरसा हमसे जुदा नहीं रहना पड़े, और आखिर तुझे जरूरत क्या पड़ी है वापस जाने की। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, घर बना लिया है, कारोबार भी जिम गया है, अच्छी आमदनी होती है, फिर बिलावजा तो परदेस में खार क्यों हो। अम्मा ने फौरन ही इसे टोका, मगर वो बना कोई रद्द अमल जाहिर किए चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। मम्मा बात सुने मेरी। खुशगवार मौड में मेहमानों को अटेंड करती मम्मा का हाथ पकड़कर वो एक कोने में ले गया। क्या है अदन, कल शादी होने वाली है तुम्हारी और बीहियू बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हो। सारे लोग तुम्हें मामस बुआए कहकर बुलाते हैं। कल को तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो इसे यूं मिनट मिनट पर तुम्हारा मुझे पुकारना बुरा भी लग सकता है। वो जो खुद छोटे बच्चों की तरह इसके लाड उठाती थी इसे समझाने लगे, ओहो मम्मा, जो अब से करने की बात है वो अब से ही करूंगा ना, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। वो थोड़ा झंझलाया, अच्छा कहो क्या मसला है। वो फौरन ही पहुंच गई। मैं चाह रहा था कि रताबा के घर वाले अगर कोई रस्म वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी फौरी तौर पर कर लें ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आगे आपका जो भी प्रोग्राम है आराम से जारी रखेगा। इसने अपना मुद्दा बयान किया। किम, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मम्मा ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। बस है ना, कोई बात आप नहीं समझेंगी। इसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट जगमगाई। सब समझ रही हो मैं, खैर तुम जो कहते हो वैसा कर लेती हो। उन्होंने इसके शाने पर हल्की सी धप लगाते हुए कहा और वहां से हिट गई। फिर रताबा की उम्मी और नाजली आंटी के साथ उसकी दोनों पे प्योहे ने अदन की रस्म अदा की और फिर वो लम्हों में अपने दोस्तों को जल देता वहां से औरंशू हो गया। डिनर और महफिल गजल के चाम में खोए मेहमानों को इसकी अदम मौजूदगी का एहसास होना मुश्किल ही था और उसने सोच समझ कर ये मौका मुंतखब किया था। कल मम्मा की ज़बानी रताबा की तबीयत की खराबी के बारे में सुनकर वो बेहद परेशान हो गया था और मम्मा की तमाम तर तसल्लियों के बावजूद खुद एक नज़र से देखकर मुतमईन होना चाहता था। चुनांचे आज जैसे ही रताबा के घर से मेहमान आए इसने नाजली आई से तमाम मालूमात हासिल कर ले। घर पर रताबा के साथ सिर्फ सना थी और बाकी लोग यहाँ आ चुके थे। अदन को रताबा से मुलाकात के लिए ये मौका बेहद मुनासिब महसूस हुआ। अब वो तेजी से ड्राइव करता रताबा के घर की तरफ गामजन था। अब और यहाँ दरवाजे पर दस्तक के जवाब में सना ने दरवाज़ा खोला और इसे सामने खड़ा देखकर हैरत से बोली, मुझे रताबा से मिलना है सना, प्लीज हेल्प ही। बस 10 मिनट की बात है, मैं इससे मिलकर उसकी खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। इसने लजाजत से शाह से कहा, अंदर आ जाए। सना इसकी बेकरारी पर मुस्कुराते हुए पीछे हिट गई। देखें भाई, मैंने आपके 6-7 सूट प्रेस कर दिए हैं, फिलहाल ये काफ़ी होंगे, बाकी भी मैं कल प्रेस कर दूंगी, अभी मुझे थोड़ी जल्दी है।
वो अब्बा के साथ बकौल उनके सपर स्टोर का जायजा लेकर अभी अभी घर वापस आया था कि इसके कमरे में कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखती समरा ने इसे देखते ही कहा, ठीक है तुम जाओ। इसने मुख्तसरन जवाब दिया, थैंक यू भाई। असल में सुबह से इतनी मसरूफ हूं कि पड़ोस का एक चक्कर भी नहीं लगा सकी। कल रात बेचारी रताबा बाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्या सोचती होंगी कि मैं उन्हें देखने तक नहीं गई। समरा अपनी ही धन में बोल रही थी, मगर वो जो बेजार सा बैठा था उसकी सारी हिस्सियात जाग है। किम, क्या हुआ था इसे पता नहीं, बस मैं वहां पहुंची तो उनकी कजिन सनाबाजी मेरे देर से आने पर खफा होने लगे। मैं आपके आने का बताकर माजरत कर ही रही थी कि अचानक रताबा बाजी की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गई। उनकी उम्मी और नाजली आंटी उन्हें अस्पताल लेकर गईं, तब कहीं जाकर वो संभले, लेकिन डॉक्टर ने सुकून का इंजेक्शन लगाकर भेजा था, इसलिए वो अस्पताल से आकर भी सोती रही। ना मायों की रस्म हो सकी और ना मेहंदी की। महल्ले की औरतें तो बातें भी बना रही थीं, लेकिन रताबा बाजी की सास बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने जरा भी मुंह नहीं बनाया। समरा को अम्मा ने गुज़नफर के सामने रताबा के घर की कोई भी बात करने से मना किया था, मगर वो इस वक्त उनकी हिदायत को भूले सारी तफसील सुना रही थी। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी जाकर रतिलबा की खैरियत मालूम करो, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं बैठना। गुज़नफर ने इसे जाने की हिदायत की और खुद बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाता इंतजार करने लगा, मगर समरा को इसकी कैफियत का भला किया अंदाजा हो सकता था। वो 10 मिनट के बजाय पूरे आधे घंटे में वापस आई। कहाँ चली गई थीं तुम? मैंने कहा भी था इस मिनट में वापस आ जाना। गुज़नफर झंझलाया, सॉरी भाई, असल में वो लोग मेहंदी लेकर दूल्हा वालों के घर जा रहे थे। अफरा तुफरी और हंगामे में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। सनाबाजी तो अभी भी मुझे आने नहीं दे रही थीं कि अच्छा है मिलकर बातें करेंगे, मगर मैं आपके ख्याल से वापस आ गई। समरा ने फौरन ही माजरत करते वजाहत पेश की, रतिलबा के पास इसकी कजिन के अलावा और लोग भी तो होंगे। इसने मोहतात अंदाज में समरा से पूछा। वो नहीं तो सिर्फ सनाबाजी हैं, बाकी लोग तो रताबा बाजी की ससुराल गए हुए हैं। समरा का जवाब सुनकर वो तेज तेज कदमों से चलता घर से बाहर निकल गया। इसके सीने में एक अलाव सा दहक रहा था। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब इसने रताबा से लेना थे, और उससे बेहतर मौका शायद इसे फिर ना मिलता। जी आए दस्तक के जवाब में बाहर निकलने वाली हस्ती यकीनन सना थी। मैं गुज़नफर हूँ, रतिलबा का पड़ोसी, इससे मिलने आया हूँ। तुम सना हो ना इसकी कजिन? क्या मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ पहचान लिया। कैसे हैं आप? असल में इतने सालों बाद देखा है तो इसलिए फौरन पहचान नहीं सकी, वरना कल समरा ने आपके आने के बारे में बताया था। अच्छा है आप रताबा से मिलने आ गए, आपसे मिलकर उसकी तबीयत बहल जाएगी। आप तो इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपकी गैर मौजूदगी में वो आपको बहुत याद करती थी। सनाजू से बोलती इसे अंदर ले गई। रेताबा ये सामने वाले कमरे में है, आप अंदर चले जाएं, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इसे बताकर वह खुद किचन में चली गई। गुज़नफर आहिस्तगी से कदम उठाता सना के बताए गए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने मसहरी पर जद लिबास में खुद भी जर्द सी होती रताबा लेटी साफ दिखाई दे रही थी। गुज़नफर वहीं खड़ा इसे देखने लगा। वो सीधी लेटी तक कमरे की छत को तक रही थी। सब्ज चूड़ियों से भरा हाथ सीने पर रखा था और बालों की लुटें चुटिया से निकलकर चेहरे पर बिखरी हुई थी। यकीनन इसने कल के बाद दोबारा बालों को संवारा नहीं था। अनजान ख्यालों में डूबी वो दहलीज पर खड़े गुज़नफर की मौजूदगी से यकसर लाइल्म थी। गुज़नफर ने हाथ बढ़ाकर उंगली से दरवाजे को हल्के से बचाया। आवाज पर इसने पलट कर देखा और गुज़नफर को सामने पाकर तेजी से उठ खड़ी हुई। गुज़नफर उसके होंठों ने आहिस्तगी से इसे पुकारा था। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है, वरना मैं तो समझा था दौलत की चुक्का चौंध में तुम मेरे जज्बों के साथ मुझे चुक्का तुम के भी फरामोश कर बैठी होगी। वो तंज से मुस्कुराया। दौलत के ताने मत दो मुझे। नोटों की खुशबू मेरे जज्बों की मुख पर कभी हावी नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हारे घर वालों के रवैये ने मुझे अपने जज्बात को कुचल देने पर मजबूर कर दिया। आज मैं अपने ख्वाबों के मलबे पर अपनी जिंदा लाश लिए अपने माँ बाप की इज्जत का रखने के लिए खड़ी हूं, तो तुम मुझे ताने देने आ गए। वो बेतहाशा रो पड़ी थी। माँ को भेजा तो था मैंने गनी चाचा और चाची के पास रिश्ते की बात करने, लेकिन उन्होंने बना कोई जवाब दिए तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। ऐसे में मैं ये ना समझूं कि मेरे सच्चे जज्बों की जगह दौलत की पजीराई की गई है, तो और क्या समझो।
वो इसके रोने से घबरा गया था। वो बेबसी से बोला, आई थीं तुम्हारी अम्मा। रिश्ता भी मांगा था उन्होंने, मगर उन अल्फाज में जिन्हें सुनकर कोई भी इज्जतदार बेटी वाले हाँ नहीं कर सकते। उन्होंने अबू से कहा कि गुज़नफर का खत आया है, इसने रताबा के रिश्ते के लिए जोर दिया है। साफ बात है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा, लेकिन गुज़नफर के खत से ऐसा लगता है उसके और रताबा के बीच सारे मामलात तय हैं। हो सकता है खत भी गुज़नफर ने रताबा के कहने पर लिखा हो। ऐसे में हमारे तुम्हारे सोचने की गुंजाइश तो रहती नहीं। गुज़नफर आ जाए तो 2 बोल पड़ा कर रताबा को ले जाऊंगी। अब तुम खुद सोचो गुज़नफर, मेरे माँ बाप का और मेरा क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारी माँ ने उनकी गर्दनें झुकाएं और मैं खुद शर्म के मारे उनसे नज़र मिलाने के लायक नहीं रही। क्या था तुम्हारे और मेरे दरमियान सिवाय एक खामोश मोहब्बत के? बस एक उनकी ही तो थी जिसे हमारे दिल जानते थे। लेकिन तुम्हारी अम्मा के अंदाज से ऐसा लगा कि ना जाने में क्या कुछ कर गुजरी हो। बचपन की मासूम दोस्ती से जवानी की बेदाग मोहब्बत तक हमारे तुम्हारे दरमियान कोई एक लम्हा भी तो ऐसा नहीं जिसे सोचकर मैं अपने आप से शर्म महसूस कर सकूं। मेरे अल्लाह के बाद तुम खुद इस बात के गवाह हो। 5 साल तक मैंने तुम्हारा खामोश इंतज़ार तो ज़रूर किया, लेकिन कभी एक मामूली सा खत भेजने या फ़ोन करने की गलती नहीं की। इस पर मेरी ज़ात पर लगने वाले ऐसे इल्ज़ामात, मेरे पास तो अपने माँ बाप की आन पर कुर्बान होने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा। करोड़पति अदन बुखारी की जगह वो अगर किसी मामूली फैले वाले से भी मेरा रिश्ता तय करते तो मैं इनकार नहीं करती, क्योंकि कर ही नहीं सकती थी। रताबा के अल्फाज इसे पाताल में धकेल रहे थे। जिसके हाथों लिटा था इस हस्ती के बारे में है, कभी कुछ गलत सोचना भी उसके नज़दीक गुनाह था। सामने खड़ी रताबा का ये का वजूद हिचकियों से बुरी तरह लरज़ रहा था, लेकिन इस पिल खुद गुज़नफर अली के दिल की दुनिया में जो आग लगी थी, इसमें घर और खुद अपना वजूद भी संभालने के लायक नहीं था। सो एक झटके से पलटा और खिले दरवाजे से सीधा बाहर निकलता चला गया। गुज़नफर, कहाँ चला गया था बेटा?